बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके इस प्यारे से चैनल फिजिक्सिया पर। आज हम इसमें फिजिक्स का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक होने वाला है। क्लास 12th की फिजिक्स का ये टॉपिक है, सेकंड चैप्टर से है, जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और ये हम लास्ट में पहुंच चुके हैं। पहले के सारे टॉपिक्स इस चैप्टर के हमने डिस्कस कर लिए हैं और हमने टॉपिक वाइज डिस्कशन किया है। एक टॉपिक पर एक सिंगल वीडियो हमने क्रिएट किया है, जो आपको हर एक टॉपिक पर एक एक वीडियो इस चैनल के पेज पर आपको मिल जाएगा। जैसे आप चैनल पर जाते हैं तो आपको एक टॉपिक पर एक वीडियो मिल जाएगा। आपको जिस टॉपिक में कहीं डाउट हो, किसी टॉपिक को आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप उसे अच्छे से समझना चाहते हो, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हो, अगर जो फार्मूला आता है डेरिवेशन के बाद उसको अप्लाई करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप जा करके चैनल पर, हमारे इस चैनल फिजिक्सिया पर, वहाँ से जो टॉपिक वाइज हमने वीडियो अपलोड किया है उसको आप देखोगे, वॉच करोगे, तो हमें ये पूरा भरोसा है, विश्वास है कि आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। बिल्कुल बेसिक से हमने समझाया हुआ है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आप चीज़ों को समझ जाओ, क्योंकि हमने इतना लो लेवल से स्टार्ट किया है कि आपको जो है समझ में आना पक्का, बिल्कुल जो है कंफर्म है, श्योर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ये टॉपिक आज का हमारा नया नहीं है, ये कैपेसिटर से ही रिलेटेड है, बस उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हमको करना है। बात करेंगे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, जिसको हम ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि ये सबसे सस्ता वर्जन होता है, सबसे आसान वर्जन होता है कैपेसिटर का। क्या भाई? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दो प्लेटें पैरेलल में रख देते हैं इस तरीके से, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होती है, जो गैप होता है, जो डिस्टेंस होती है, उस गैप में ही अगर कुछ नहीं है तो वैक्यूम है, अगर कुछ और हमने रखा है, कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक रखा है तो वो है, अगर कोई कंडक्टिंग मटेरियल रख देते हैं तो फिर उसका जो कैपेसिटेंस है कुछ और हो जाता है। मतलब उसका जो कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, वो बदलता है। वो क्या करता है? बदलता है। और ये कैसे बदलता है, किस रेशियो में बदलता है, और वो बदला हुआ जो कैपेसिटेंस है उसका फार्मूला क्या होता है, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, ये आज हम देखेंगे। इस बार हम क्या कर रहे हैं कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके बीच में जो गैप है वहाँ हम रख रहे हैं कंडक्टिंग स्लैब। डाई इलेक्ट्रिक स्लैब नहीं, कंडक्टिंग स्लैब रख रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि फिगर आपको क्लियर हो जाए कि आखिर कैसे कैसे हम जो है इसको अरेंज करते हैं, जो स्ट्रक्चर है वो समझ में आ जाए। तो सबसे पहले बनाएंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर का सबसे सस्ता वर्जन। ठीक है, ऐसे बनाएंगे। दो प्लेटें होंगी जो कि पैरेलल होंगी, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस भी होगी। ठीक है, और इसी डिस्टेंस की वजह से होगा क्या कि ये दोनों आपस में कोलैप्स नहीं करेंगी। कोलैप्स क्यों करेंगी भाई? क्योंकि एक प्लेट पर हम प्लस क्यू चार्ज रखते हैं, दूसरे प्लेट पर इतना ही बिल्कुल सेम अमाउंट का नेगेटिव चार्ज रखते हैं। अगर इनको पकड़ के रखा ना जाए कुछ दूरी पर, तो होगा क्या? नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा? आपस में अट्रैक्ट करेंगे और ये कोलैप्स हो जाएंगी, सट जाएंगे आकर के। इसलिए इनको ज़बरदस्ती हम क्या किए हुए, कुछ डिस्टेंस पर इनको सेपरेट किए हुए हैं, इनके बीच में कुछ दूरियां बना के रखे हुए हैं ज़बरदस्ती। ठीक है, मान लिया ये जो डिस्टेंस है इन दोनों प्लेट के बीच की वो कितनी है? स्मॉल डी है, इसे सेपरेशन कहेंगे। ठीक है, इतने सेपरेशन पर ये दोनों प्लेट्स रखी गई हैं जिनका एरिया सेम है। इस प्लेट का एरिया भी ए है और इस प्लेट का, दूसरी वाली प्लेट का एरिया भी कैपिटल ए है। ठीक है, अगर हम यहाँ चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे तो यहाँ प्लस सिग्मा होगा और यहाँ पर माइनस सिग्मा होगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि यहाँ एरिया की बात हो रही है तो हम बात करेंगे जो चार्ज डेंसिटी की, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे। बात आई समझ में? दोनों पर सेम अमाउंट के चार्जेस हैं, लेकिन पोलैरिटी अलग है, दोनों अपोजिट चार्जेस हैं। बात आई समझ में? अब जो दोनों के बीच के डिस्टेंस है उसे हमने स्मॉल डी सपोज किया हुआ है। अब क्या करना है हमें, इनके बीच में जो दोनों प्लेट्स हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक कंडक्टिंग स्लैब रखेंगे। ठीक है, चलिए हम रखते हैं, एक कंडक्टिंग स्लैब रखते हैं और जिसकी विड्थ यानी कि जिसकी जो चौड़ाई है, ठीक है, उसको लेते हैं स्मॉल टी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? स्मॉल टी, इसको, इसकी चौड़ाई को ले लेते हैं।
ठीक है। इतनी चौड़ी कंडक्टिंग स्लैब इन दोनों प्लेट्स के बीच में रखी गई है। अब क्या होगा, अब जो है इस कैपेसिटर का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटर बढ़ेगा या घटेगा, वो हम आगे फॉर्मूले में देखें कि फाइनली आएगा क्या। वैसे बढ़ता है, ठीक है। जब बीच में हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो गैप होता है उसमें अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दें या कंडक्टिंग स्लैब जो अभी हम रख करके देख रहे हैं, कैपेसिटेंस बढ़ता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, जो अगर हम इसको यहाँ पर ना रखें उसकी वजह से जो कैपेसिटेंस होगा, जो वैक्यूम की वजह से होता है, उससे कुछ गुना ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने से या कंडक्टिंग स्लैब रखने से कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, ठीक है। ये कितना बढ़ता है, क्या आएगा एक्सप्रेशन, ये हम डेरिवेशन के बाद ही बताएंगे, ठीक है। तो चलते हैं इसको डेराइव करते हैं कि फाइनली जब हम कंडक्टिंग स्लैब इन प्लेट्स के बीच में रख देते हैं तो जो कैपेसिटेंस होता है उसका एक्सप्रेशन क्या होता है। जो ओरिजिनल में कैपेसिटेंस है ऑलरेडी, जो पहले एग्जिस्ट कर रहा था, उसके कंपैरिजन में या उसके रेशियो में जो नया वाला कैपेसिटेंस है वो कितना आएगा। अगर मान लिया हमने इसके अंदर में जो बीच में हमने जो कंडक्टिंग स्लैब रखी है इसको ना रखते तो क्या होता, तो हमें पता है कि अपना जो कैपेसिटेंस होता है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वजह से एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी होता है। डी दोनों प्लेट्स के बीच की सेपरेशन है, यानी कि दूरी है, और जो ए है वो प्लेट का एरिया है, इतना होता है। अब ज़रा सिर्फ सी नॉट पे क्यों रुके भाई, थोड़ा ई की बात कर लेते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, एक प्लेट की वजह से सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, दो प्लेट है उनकी वजह से सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। नहीं समझ में आया, फिर से बताते हैं। देखें, एक प्लेट की वजह से हमने पढ़ा हुआ है कि सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी प्लेट भी आ गई, अब सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट फिर से आ गया। दोनों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो ई नॉट आएगा वो आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये सिग्मा क्या है भाई, सिग्मा तो जानते हैं कि सिग्मा क्या है भाई, सिग्मा तो हमें पता ही है कि सिग्मा क्या है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया है। चार्ज कितना है, क्यू है भाई, इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ लिखेंगे, माइनस प्लस नहीं लिखेंगे, ठीक है। वैसे यहाँ माइनस प्लस लिख सकते हैं माइनस सिग्मा के लिए, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो सिर्फ सिग्मा होगा। यहाँ पर नीचे कितना आएगा भाई, एरिया आएगा ना, चार्ज पर यूनिट एरिया, ये सिग्मा हो गया। तो यहाँ पर अगर हम सिग्मा की वैल्यू रखते हैं तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर Q लिखेंगे, ये सिग्मा की जगह पर Q अपॉन A लिखेंगे, तो Q अपॉन में ये एप्सिलॉन नॉट पहले से ऑलरेडी यहाँ पर है, A इसके साथ नीचे में जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमारे पास ये वाला नया एक्सप्रेशन आ चुका है। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी कहीं ई नॉट की, उसकी जगह हम Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A लिख देंगे, और जहाँ सी नॉट की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D रख देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ये कब की कंडीशन थी, जब इनके बीच में, प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा, मतलब कोई कंडक्टिंग स्लैब नहीं रखा गया था, बिल्कुल स्पेस था, वैक्यूम था, उसकी कंडीशन में, ठीक है। व्हेन देयर इज, ऐसे लिखें थोड़ा लैंग्वेज संभाल करके, देयर इज वैक्यूम बिटवीन प्लेट्स के बीच में जब क्या हो, सिर्फ वैक्यूम हो, कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा हमने, कोई कंडक्टिंग स्लैब नहीं रखा है, उस कंडीशन में सी नॉट ये, ई नॉट ए, आप वी नॉट भी निकाल सकते हो लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, ठीक है। वी नॉट निकाल सकते हो कैसे, जो ई नॉट होगा उसी में हम इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी नॉट आ जाएगा। चलिए लिख लेते हैं, जो वी नॉट है हमें पता है, थोड़ा सा यहाँ पर आते हैं डेफिनेशन पर। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और भी डेफिनेशन होती है, वो क्या होती है, वो होती है ये अपना जो वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल होता है अपॉन में जो डिस्टेंस होता है उसको डिवाइड कर देते हैं डिस्टेंस से, तो ये मिल जाता है। तो E बराबर V अपॉन डी हो गया। V की बात अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, वहाँ पर अगर E नॉट लिखते हैं तो यहाँ V नॉट लिखेंगे, V नॉट बराबर क्या हो जाएगा, E नॉट और इंटू में D, ठीक है। ये फार्मूला V नॉट के लिए भी आ गया, इसकी ज़रूरत वैसे है नहीं लेकिन हमने यहाँ पर लिख करके दे दिया है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि भाई अब जब हम कंडक्टिंग स्लैब को यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, कंडक्टिंग स्लैब को ला करके यहाँ पर रख दिए हैं दोनों प्लेट के बीच में, अब क्या होगा, अब कैपेसिटेंस कितना होगा।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अब जो है पोटेंशियल कितना होगा, इसकी हम जानकारी यहाँ पर लेते हैं। इसके लिए हम पूरा डेरिवेशन करेंगे। अब चलते हैं, शुरू करते हैं। अब पहले तो जो हमने कंडक्टिंग स्लैब इन दोनों प्लेट्स के बीच में रख दिया है तो होगा क्या, ये कंडक्टिंग स्लैब है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन पूरा भरे पड़े हैं, मतलब पूरा फुल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ये कंडक्टर का मतलब ही होता है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो प्लस क्यू है यहाँ पर माइनस क्यू है, ये पहले से ऑलरेडी यहाँ पर प्लस क्यू और माइनस क्यू एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ सेट कर चुका होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू ई नॉट, जिसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे इस प्लेट्स की वजह से, दोनों प्लेट्स की वजह से। अब जैसे ही कंडक्टिंग स्लैब इसके बीच में आया तो होगा क्या, ये जो फील्ड है, फील्ड ये जो डाइलेक्ट्रिक नहीं है, ये कंडक्टिंग स्लैब है, इसको क्या करेगी, इसको पोलराइज कर देगी, है ना, इसको पोलराइज कर देगी। इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उतनी ही मात्रा में, जितना ये प्लस क्यू चार्ज दिखाई दे रहा है इस प्लेट पर ना, उतनी ही मात्रा में माइनस क्यू चार्ज इसके सरफेस पर यहाँ आ जाएगा। माइनस क्यू चार्ज इस लेफ्ट वाले कंडक्टिंग स्लैब के लेफ्ट वाले पोर्शन पर, या फिर बात करें ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की पहली प्लेट है, इसे हम पहली प्लेट बात कर लेते हैं, इसको दूसरी प्लेट कह लेते हैं। तो दूसरी प्लेट के पास में इस कंडक्टिंग स्लैब के लेफ्ट साइड में जितना इस पर प्लस क्यू चार्ज है उतना ही माइनस क्यू चार्ज यहाँ इंड्यूस हो जाएगा इस साइड में, ठीक है। मतलब बात करेंगे यहाँ माइनस, यहाँ माइनस 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 माइनस, कितना माइनस करोगे भाई, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज रखा गया तो यहाँ बाहर क्या होगा, इसकी इस साइड पर नेगेटिव नहीं भाई, यहाँ तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये चार्ज यहाँ पर सरफेस पर आ जाएगा, क्योंकि ये कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है। जैसे ही चार्ज इंड्यूस होगा चाहे प्रोड्यूस होगा, वो फटाफट सरफेस पर पहुँच जाएगा, पहुँच गया ये। और यहाँ नेगेटिव चार्ज है इस प्लेट पर, तो इसकी वजह से जो चार्ज इंड्यूस होगा वो इस वाले एंड पर, इस सरफेस पर, राइट साइड वाले पार्ट पर कंडक्टिंग स्लैब के यहाँ प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। और यहाँ सरफेस पर हर जगह प्लस 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 प्लस, उतना ही प्लस जितना कि इस प्लेट पर है नेगेटिव, उतना ही इस राइट साइड पर पॉजिटिव चार्ज आकर के इकट्ठा हो जाएंगे। अब जब इतना हो गया कि भाई बराबर चार्जेस इंड्यूस हो गए दोनों एंड पर, तो होगा क्या कि ये जो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये जो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, क्या ये जो चार्जेज हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। यहाँ भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जनरेट होगी और इसकी वैल्यू बिल्कुल सेम होगी, ई नॉट के बराबर होगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब चार्जेज की वैल्यू सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी सेम होगी। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब बाहर की एक्सटर्नल फील्ड है उसी के बराबर इस कंडक्टिंग स्लैब के भीतर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहें या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कहें, ये यहाँ पर इंड्यूस हो जाएगी चार्ज के इंडक्शन की वजह से। जो चार्ज इंड्यूस हुए हैं दोनों सरफेस पर कंडक्टिंग स्लैब के, उसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर है ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर वैल्यू की, बराबर मैग्नीट्यूड की इसके अंदर सेटअप हो जाएगी। ठीक है। अब देखें जरा, अगर हम अंदर बात करते हैं कि जो नेट फील्ड आएगी उसकी बात करते हैं, तो नेट फील्ड जो आएगी उसकी बात करते हैं कितना होगा। ये बाहर वाली ई नॉट है और अंदर भी ई नॉट है। दोनों की डायरेक्शन क्या है? दोनों की डायरेक्शन की बात करें, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, एक राइट में दूसरी लेफ्ट में डायरेक्शन है। तो जो ई नेट आएगा यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिंग स्लैब के भीतर में वो कितनी आएगी भाई? 0 आएगी। ठीक है। अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे यानी कि ई की बात करेंगे तो वो 0 होगा यहाँ पर। ठीक है। कैसे? बात कर लेते हैं यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जो ई नॉट है उसी में से ये जो इंड्यूस्ड फील्ड है उसको घटाएंगे, लेकिन संजोग से ये भी तो बराबर आ गई भाई, जितना एक्सटर्नल है उतना इंड्यूस भी हुई है। मतलब क्या, नेट फील्ड हमारी 0 होने जा रही है। जो नेट फील्ड है वो 0 मिल रही है, ई की वैल्यू 0 मिल रही है इनसाइड द कंडक्टिंग स्लैब। कहाँ की बात होगी ये? इनसाइड द कंडक्टिंग और स्लैब, इसके भीतर में नेट फील्ड 0 होगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर बहुत ज़्यादा थे। जो चार्ज इंड्यूस हुआ बिल्कुल जस्ट बराबर इसके इंड्यूस हो गया, जितना चार्ज इस प्लेट पर था उतना ही नेगेटिव चार्ज इस कंडक्टिंग स्लैब के लेफ्ट साइड में इंड्यूस हो गया।
इधर दूसरी प्लेट पर जितना नेगेटिव चार्ज था उतना ही बिल्कुल चार्ज इस कंडक्टिंग स्लैब के राइट साइड में, राइट सरफेस पर इंड्यूस हो गया। तो यहाँ पर फील्ड कैंसिल आउट हो गई, जितना बाहर था उतना अंदर मिल गई, इसलिए नेट फील्ड 0 हो गया। इतनी बात समझ में आई है। अब चलते हैं, नेट फील्ड तो 0 हो गई हमारी। अब बात करते हैं इसके पोटेंशियल की। ठीक है, पोटेंशियल की बात करेंगे तो पोटेंशियल की बात करेंगे जब इन दोनों प्लेट के बीच के पोटेंशियल की बात करेंगे तो कुछ पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा ना। तो पोटेंशियल लिखेंगे यहाँ पर पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल की बात करेंगे वो कितना होगा, V बराबर क्या लिखेंगे, ये जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके भीतर जो d डिस्टेंस तक है उसकी वो होगा, और हमें पता है कि अगर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब देखें अंदर अंदर यहाँ पर इस कंडक्टिंग स्लैब के भीतर में E 0 है। ठीक है, जो नेट फील्ड है वो 0 है, यानी ये जो बचा हुआ जगह इतना दिखाई दे रहा है यहाँ पर और इतना यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये वाली जगह इतनी सी जगह यहाँ और यहाँ पर ये टुच्ची सी जगह, इतनी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, बाकी कंडक्टिंग स्लैब के भीतर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी। यहाँ जो नेट फील्ड होगा वो 0 होगा। मतलब हमें बात करना है जो पूरा D है स्पेस, इसमें से T निकाल देंगे तो ये दोनों की वैल्यू आ जाएगी, जो गैप बचा है उसकी वैल्यू आ जाएगी, उतनी डिस्टेंस हमें पता चल जाएगी। मतलब D माइनस T, सिर्फ इतनी जगह पर ये एक्सटर्नल फील्ड काम करेगी, बाहर जो कंडक्टिंग स्लैब वाला, बाकी जो कंडक्टिंग स्लैब वाला पार्ट है वहाँ पर फील्ड कोई काम नहीं करेगी। यहाँ तो नेट फील्ड 0 हो गई। अब क्या करेंगे, V बराबर लिखेंगे जो बाहर की एक्सटर्नल फील्ड है वो, यानी कि E0, और उसके बाद ये जो E0 है कितनी डिस्टेंस के लिए काम कर रही है, D माइनस स्मॉल t डिस्टेंस तक। ठीक है, यानी स्मॉल d और माइनस में t। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको आप सपोज कर सकते हो। V की वैल्यू आ चुकी है। अब क्या करें, अब जब V की वैल्यू आ गई तो हमें पता है, क्या पता है भाई, कि Q इक्वल्स टू, यानी कि जो चार्ज होता है, ठीक है, जो चार्ज होता है वो क्या होता है भाई, Q इक्वल्स टू कैपेसिटेंस और वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर हम यहाँ से V निकालना चाहेंगे ऐसे इम्प्लाइज दैट करके, तो क्या होगा, Q अपान में क्या C नहीं आएगा। अगर हमने यहाँ से C निकालना चाहा, क्योंकि C चाहिए ना हमें, कैपेसिटेंस चाहिए, C बराबर Q अपान V होगा। अब जो V की वैल्यू यहाँ पर हमने लिखा है उसको उठा के यहाँ रख देते हैं। उसके भी पहले क्या करते हैं, जो ये E0 है उसको इस फॉर्म में जो हमने कन्वर्ट किया था उसको लिख देते हैं। मतलब थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं इसको, जो E0 है उसकी जगह पर क्या रखेंगे, Q अपान एप्सिलॉन नॉट A, और इनटू में अपना जो डिस्टेंस है वो लिखेंगे। मतलब एप्सिलॉन नॉट A और अपान में क्या है, Q है ऊपर ना, ऊपर Q लिखेंगे और नीचे एप्सिलॉन नॉट A है, और उसके बाद जो डिस्टेंस दिख रही है D माइनस T, इसको लिखेंगे। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट सपोज कर लेते हैं हम। इस वैल्यू को उठा करके, V की इस वैल्यू को उठा करके यहाँ रखेंगे। Q ऊपर है, ध्यान देना, Q ऊपर है, नीचे क्या लिखेंगे, Q अपान एप्सिलॉन नॉट A हो गया भाई, और बाकी ब्रैकेट में क्या है, D माइनस में T है। अब ये Q से Q कैंसिल आउट कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है, Q से Q कैंसिल आउट कर दो भाई। रानी को Q मतलब क्वीन, क्वीन को यहाँ से उड़ा दो, है ना, उड़ा दिया भाई। अब बचा क्या है देखते हैं ज़रा, ये जो एप्सिलॉन नॉट A है क्या है, बिल्कुल ऊपर नहीं जाएगा, जाएगा भाई, ठीक है। यानी C की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है, और नीचे में बच गया है D और माइनस में T, ठीक है। ये वैल्यू आएगी किसकी, कैपेसिटेंस की आई है। जब दो प्लेट्स के बीच में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की दो प्लेट्स के बीच में हमने T चौड़ाई का, T विड्थ का कंडक्टिंग स्लैब यहाँ पर रख दिया है, उस केस में जो कैपेसिटेंस है वो इतना आएगा। अब ये कितना बढ़ा है, वो जो ओरिजिनल वाला था, ठीक है, उससे कितना कम हुआ है, कितना ज़्यादा हुआ, ये पता करने के लिए हमें इस फार्मूले को इस फार्मूले के टर्म में लिखना पड़ेगा। C0 बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है। इस किसी भी तरीके से C बराबर समथिंग इनटू ये जो C0 है वो आ जाए, पता चल जाएगा हमें कि जो C है, अभी जो कैपेसिटेंस आया है वो पुराने वाले का कितना गुना है, कितना ज़्यादा है, कितना कम हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है, ये पता चल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये जो एप्सिलॉन नॉट A दिखाई दे रहा है, इसी में सिर्फ D की कमी तो है। एप्सिलॉन नॉट A यहाँ पर है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ बटे में D है, बाई में D है, डिवाइडेड बाई D है, स्मॉल d है।
जो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, ज़बरदस्ती ऊपर वाले को डी से डिवाइड कर देते हैं, तो नीचे वाले को भी तो डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी नहीं कर सकते कि एक किया और एक को छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। तो अब एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में स्मॉल डी की वैल्यू हो जाएगी सी नॉट। तो इसकी जगह पर क्या करेंगे हम, इसकी जगह पर सी नॉट लिखते हैं, मतलब सी बराबर क्या आएगा, इसकी जगह पर सी नॉट हो गया। और ये जो वैल्यू है डी माइनस टी और अपॉन में डी, एकदम से डी नीचे लिखा है तो ये क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, डी लिख देंगे, ऊपर ले जा करके लिख देंगे। और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, ये जो ब्रैकेट में था उसको जैसे का तैसे नीचे लिख देंगे। ये वैल्यू आई है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, बड़ा सा थोड़ा लाइन बना करके, ताकि ये समझ में आए कि ये दोनों एक ही साथ हैं, ये दोनों अलग थलग नहीं हैं, ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हैं। सी नॉट है ये, ठीक है, ये क्या है, सी नॉट है, और उसके बाद डी इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा और बढ़िया से लिखते हैं, क्या आएगा, सी की वैल्यू क्या आएगी, ये जो सी नॉट है उसका कितना टाइम्स आया है, डी अपॉन में डी माइनस टी टाइम्स, ठीक है, इतने टाइम्स। ये जो अभी अभी कैपेसिटेंस आया है कंडक्टिंग स्लैब को इंट्रोड्यूस करने के बाद प्लेट्स के भीतर में, प्लेट्स का जो गैप था उसके बीच में, तो ये जो पुराना वाला कैपेसिटेंस है जो वैक्यूम की वजह से आता है उसका कितना गुना आ गया, डी अपॉन डी माइनस टी टाइम्स। और यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ भी जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ रहा है भैया, क्योंकि ये जो वैल्यू आएगी ये हमेशा 1 से ज़्यादा आएगी, कम नहीं आएगी, ठीक है। ये जो d अपॉन डी माइनस टी की वैल्यू है ये हमेशा 1 से बड़ी आएगी, कम नहीं आएगी। एक केस यहाँ पर लेते हैं कि मान लिया अगर t की वैल्यू d के बराबर कर देते हैं तो यहाँ नीचे 0 आ जाएगा ना, तब कैपेसिटेंस क्या होगा, जहाँ भी 1 अपॉन 0 आ गया उसकी वैल्यू क्या आती है, इनफाइनाइट आती है, मतलब कैपेसिटेंस अपना इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर t की वैल्यू मान लिया d/2 लिखते हैं, मतलब जितना ये गैप है उसकी आधे गैप, उसकी आधी चौड़ाई का अगर हम कंडक्टिंग स्लैब इसके भीतर रखते हैं, इसके अंदर रखते हैं, उस केस में क्या होगा, d माइनस d/2, ठीक है। d/2 जब d में से घटेगा तो d/2 आएगा, और फिर ये 2 ऊपर चला जाएगा, d से d कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब अगर हम बात करते हैं इफ़ t बराबर d/2 अगर इसके भीतर रखते हैं तो होगा क्या, देखते हैं। c बराबर में आएगा, ये जो है ऊपर d वो तो d रहेगा ही रहेगा, d में से क्या करना है, d/2 घटा देना है, और यहाँ पर c नॉट आएगा। अब क्या करते हैं, ये जो वैल्यू आई है d रहेगा ही रहेगा, नीचे d में से d/2 घटेगा तो d/2 आएगा, और ये c नॉट है, d से d कैंसिल आउट कर दें और ये जो 2 है एकदम से ऊपर जाएगा, मतलब जो c है वो कितना आ गया, 2 टाइम्स सी नॉट आ गया। पहले जो वैक्यूम की वजह से कैपेसिटेंस था उसका डबल आ गया, यानी कि 2 टाइम्स आ गया है। अभी जो नया कैपेसिटेंस आया है वो इसका डबल आ गया है, 2 गुना आ गया है, ठीक है। तो देखें, बार बार हम बता रहे थे कि भाई यहाँ पर जो कैपेसिटेंस आएगा वो बढ़ के आएगा, इंक्रीज करके आएगा, कम नहीं होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो कैपेसिटेंस यहाँ पर बढ़ गया है जब हमने कंडक्टिंग स्लैब को रखा है। इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में हमने यहाँ पर इन दोनों प्लेट के बीच में डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को रख करके देखा था, और वहाँ भी हमें बढ़ा हुआ कैपेसिटेंस मिला था। यानी कि जो कैपेसिटेंस की बात करेंगे, अगर बीच में प्लेट के बीच में कंडक्टिंग स्लैब रख दें, चाहे डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दें, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। ये बिल्कुल कंफर्म है, ये बिल्कुल श्योर है। कितना बढ़ता है वो फार्मूले पर डिपेंड करता है। आज हमने इस वीडियो में पूरा देखा कि जो कंडक्टिंग स्लैब को अगर हम पैरेलल प्लेट के बीच में रख देते हैं तो भाई जो कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। किस रेशियो में बढ़ता है, क्या फार्मूला होता है, क्या एक्सप्रेशन होता है, हमने यहाँ डिराइव करके बताया है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हमने बेसिक से स्टार्ट किया है, और बेसिक से स्टार्ट करने का ये फ़ायदा हुआ है कि स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें हमें चाहिए वो हम खोज करके जहाँ जो ज़रूरत थी उसको हमने पहले से प्रिपेयर करके रखा था, और फिर क्या किया, जैसे स्टेप वाइज हमें जो ज़रूरत पड़ती है उसको हमने वहाँ पर इंक्लूड करते गए हैं, और फाइनली ये फार्मूला हमारे पास आया है, C बराबर d अपॉन डी माइनस टी इंटू सी नॉट, यानी कि ओरिजिनल वाले कैपेसिटेंस का ये इतना टाइम्स बढ़ जाएगा, बढ़ा हुआ कैपेसिटेंस मिलेगा। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, चाहे डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो चाहे कंडक्टिंग स्लैब, अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के भीतर में उसके बीच में इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ना तय है, फिक्स है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आई होप कि आप सबको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हमने बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है। आपको बता दें कि ये जो क्लास 12 की फिजिक्स हमने शुरू किया है उसमें
पहले चैप्टर के सारे टॉपिक्स को हमने पूरा कवर कर लिया है, पूरा कंप्लीट किया है। एक एक टॉपिक पर एक एक वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। आप वहाँ जा कर के चैनल के पेज पर वहाँ जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा था अभी तक, जो भी आपके क्लास में पढ़ाया गया होगा या फिर कहीं आप ट्यूशन कोचिंग पढ़ रहे होगे, नहीं समझ में आता है, वहाँ से आप क्लिक करके उसको समझ सकते हो। हमारा पर्पज़ क्या है कि आपको टॉपिक का डीप नॉलेज दिया जाए, आप डेप्थ में जाएं और आपको जो है किसी चीज़ को रटने की ज़रूरत ना पड़े। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अगर आपको बेसिक क्लियर हो, तो हमें यही पता है कि अगर बेसिक क्लियर होता है तो भाई जो एडवांस वाली चीज़ें हों तो अपने आप ही जो है बढ़ती चली जाती हैं, जुड़ती चली जाती हैं। मतलब एक नॉलेज क्या करता है, बहुत सारे नॉलेज को अपने पास खींचता है। मतलब एक चीज़ आपकी क्लियर है, बहुत सारी चीज़ें उससे कनेक्ट हो जाएंगी और फिर वो कभी भूलेंगी नहीं, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मकसद हमारा यही कि रटने की ज़रूरत ना पड़े, आपको जो है समझ करके चीज़ें इस बिल्कुल फ्लो में आ जाए। बिल्कुल जैसे देखते ही, क्वेश्चन को देखते ही या फिर जो टॉपिक है, कोई क्वेश्चन है, चाहे कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो चाहे न्यूमेरिकल हो, उसको देखते ही आपको उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाए, ताकि जब भी आपको उसको सॉल्व करने की ज़रूरत पड़े तो जो मटेरियल आपको चाहिए वो सामने सामने दिखाई दें, बिल्कुल आपके दिमाग में कंठस्थ हो जाए, रटने की ज़रूरत ना पड़े। ये नहीं कि फार्मूला रट रहे हैं, उसमें फार्मूले में कोई एक पॉइंट भूल रहा है, नीचे क्या होगा, डिवीजन में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, प्लस था कि माइनस था, इसमें कन्फ्यूज़न से बचने के लिए आपको समझना ज़रूरी है। और समझेंगे तभी जब आप फार्मूले की बिल्कुल जो बेसिक है, जो उसका सोर्स है, उसके प्रोसेस में जाएंगे तब। और जब फार्मूले का सोर्स होता है वो क्या होता है, डेरिवेशन होता है। फिजिक्स में डेरिवेशन बहुत बड़ा पार्ट है और अगर आप डेरिवेशन के साथ चलते हो तो कहीं भी कोई गलती नहीं होगी। फार्मूला आपके लिए जो है बिल्कुल आसान हो जाएगा और फार्मूले को याद रखना भी आसान हो जाएगा और साथ ही साथ उसको अप्लाई करना भी आसान हो जाएगा। तो आई होप कि आप सबको ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से, बहुत आसानी से ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। हम आपके कमेंट को बिल्कुल सीरियसली लेते हुए हम उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे और फिर जो है उसके हिसाब से वीडियो को मॉडिफाई करेंगे, आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे, आपके डाउट को क्लियर ज़रूर करेंगे, ये बिल्कुल पक्का है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।